हो गया। आवाज आ रही है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है। बड़े दिनों के बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और मैं सुमित शुक्ला हूँ, ये जीएस है। और आप हमारे साथ जुड़े हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की तैयारी में शानदार व्यवस्था बढ़ाने के लिए। तो विगत दिनों से मैं अवकाश पर था, यानी छुट्टी पर था और अपने घर गया हुआ था। तो मैं अब आपके साथ समय रहते हाजिर इसलिए हो गया कि समय अब है नहीं। और मामला यह है कि कुल मिला के 7-8 दिन का मसला और है। तो इसलिए जल्दी से भाग लिया जाए। तो हम आपके साथ मुलाकात करने के लिए उपस्थित हैं। और हमारे पास जो आज की क्लास शुरू हो रही है वो है रसायन विज्ञान की, यानी कि बहुत दिनों बाद जब मुलाकात हुई तो मुलाकात होने का सिलसिला रसायन विज्ञान से शुरू हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी फिजिक्स की एक क्लास बची हुई है, उसको भी हम लोग इस बीच में, या कल तो अवकाश है, कल चूंकि 22 तारीख है तो कल तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वाला मामला है। तो उस इस वजह से पूरे भारत में भी लगभग लगभग बंद है। तो केजीएस भी कल अवकाश पर रहेगा। तो संयोग है कि पहले ही दिन आते ही अवकाश मिल गया, आपको भी मुझे भी। तो परसों से हम लोग इसको और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो जो बचा है बायोलॉजी का हिस्सा और जो बचा है फिजिक्स का, वो भी फाइनल होगा इसी सेगमेंट में। यानी कि चलिए शुरुआत करते हैं। और अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, नमस्कार। और अभी काम है गुरुजी, हाँ अभी काम है, ठीक है। कल, हाँ कल तो पूरी तरह से छुट्टी है, पूरी तरह से पूरा भारत में भी छुट्टी है। तो पटना से क्लास ले रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, ये है ऑन एयर है पटना से ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, रसायन विज्ञान का जो मामला है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है नहीं, बेसिकली जितना होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में उतना ये है नहीं। हमें बहुत शानदार या थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना होता है। तो मेरा अपना जो नज़रिया है वो ये है कि कुल 7-8 घंटे की अगर क्लास कर ली जाए इसमें, और बहुत ही सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन रख ली जाए, तो केमिस्ट्री से काम बनेगा। और मैं आप सभी को सलाह दूं कि पहले बायोलॉजी पर अच्छी खासी पकड़ बनाना, और दूसरी बड़ी बात फिजिक्स पर बनाना, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। तभी आप केमिस्ट्री पे आना, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने से काम चला लेना। हाँ हाँ, कल राम आ रहे हैं, है ना। मेरे घर राम आते हैं, मैं तो अयोध्या में ही था तो वहां से सीधे आ गया इधर, चूंकि आपकी क्लास थी, है ना। तो आज हाँ हाँ आऊँगा, लाइव आऊँगा। तो आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल शानदार हूँ, ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? कृषि से 5 से 6 सवाल आते हैं। मैं देख लेता हूँ कि ज्योग्राफी वाले सर अगर कृषि करा दें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं कि क्या मसला होता है, मैं ही कर दूंगा, है ना। इंपॉर्टेंट ही पढ़ा, हाँ उतना ही पढ़ाएंगे जितने से काम बने, फर्जी वाला जैसा कुछ है नहीं, है ना। तो बस आइए शुरुआत करते हैं। खुशी करें, जय भीम, बिल्कुल। जय भीम मेरी तरफ से भी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास खत्म हो गई। हाँ सर, फिजिक्स के लिए मैं एमसीक्यू पीडीएफ डलवा दिया, हाँ मैं देख रहा हूँ एमसीक्यू पे काम कर लेते हैं, कुछ डलवा देते हैं। चलिए देखा जाए। तो हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, रसायन विज्ञान की। लिखिएगा। मेरे लिए केमिस्ट्री पढ़ाना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं बेसिकली मास्टर हूँ केमिस्ट्री से ही। तो इसमें कॉन्साइज करना बड़ा मुद्दे की बात होती है, कम करो कम करो, कितना ही कम करो। तो खैर हम लोग उतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा उतना ही पढ़ेंगे जितने से काम चल जाए। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान हमें 2 परीक्षाओं के लिए पढ़ना है। एक परीक्षा सामने है 4 ही दिन बाद, आरओ और एआरओ की। और 8 दिन बाद एक और परीक्षा है, उसको हम बोलते हैं पीसीएस की, यानी कि यूपी पीसीएस की। और ये 2 परीक्षाएं प्रीलिम्स की हैं। इन दोनों प्रीलिम्स को ध्यान में रख के हमने एक केमिस्ट्री का सिलेबस सेट किया आपके लिए, जिसको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। फिर हम लोग चलते हैं देखना कि जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है उसको समझिएगा। पाठ्यक्रम या सिलेबस के बारे में वो क्या है उसको देखते हैं। देखो, पहली बात तो हमें जो ज़्यादा सवाल उठाते हैं वो उठाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। किससे? फिजिकल केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर। और मैं आपको बताऊं कि क्या क्या टॉपिक महत्वपूर्ण है, उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर बचा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वो हम एक दिन कवर कर लेंगे। अभी ये मैं 30 तक हूँ, 31 तक हूँ कंटिन्यू, तो 31 तक हम जो भी है XYZ संपन्न करके फिर आपसे नमस्कार करके फिर हम विदा लेंगे, है ना। तो निश्चिंत रहना, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो क्या क्या पढ़ना होगा। बेसिकली पहला आपको पढ़ना होता है कि जो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं ना, यहाँ से सवाल उठाता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज का एक चैप्टर होता है ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। तो आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा,
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यहाँ से एक प्रश्न उठता ही है, तो इसे हमें कवर करना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एक और चैप्टर बनता है इसी फिजिकल केमिस्ट्री का, वो बनता है विलयन का। किसका? विलयन का, यानी कि सॉल्यूशन का चैप्टर बनता है। और इसी विलयन में हम और निलंबन, सस्पेंशन, कोलाइड आदि के बारे में कवर कर लेते हैं। एक और चैप्टर इसमें शानदार पढ़ा जाता है, वो होता है एसिड, बेस एंड साल्ट का। किसका? एसिड एंड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इसे भी लिख लीजिएगा। ये क्या है? अम्ल है और क्षार है और लवण है। यहाँ से भी सवाल उठते हैं, तो इसलिए इस पर भी आपको ध्यान में रखना होगा इसे। एक और प्रश्न आता है, वो आता है गैसियस लॉ का, गैसियस नियम का। तो इसे भी लिख लीजिएगा। गैस के नियम होते हैं, आपने बायल चार्ल्स, अवोगाद्रो, ग्राहम के विसरण नियम, ऐसे ढेर सारी बातें। 10 घंटे का आज ही लिख खत्म करते, मार 6 बाउंड्री लाइन से बाहर, तो पढ़ लो। हाँ, देखते हैं, जितना मन करेगा उतना कर लेंगे, घबराओ नहीं। ठंडा का मौसम है, ज्यादा पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? जितना पढ़ा रहे हो उतनी पढ़ो। वेलकम, देखो हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने वेलकम कर दिया है। ये किस किस क्लास वाले वेलकम किए हैं भाई? आर वाले किए हैं, पीसीएस वाले किए हैं? अच्छा, आर वाले की टीम ने वेलकम कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम कराने के लिए। तो इतने ही चैप्टर पढ़ना भाई, है ना? जितना मैं बता रहा हूँ, इससे अलावा मतलब कोई मतलब नहीं है। तो इतने कवर कर लो, पर्याप्त रहेगा। आप कहोगे सारे ही बता दे रहे हो, तो कहाँ से पढ़ेंगे? यहीं से आएगा। सारा नहीं बता रहे, बहुत ही कम कम बता रहे हैं, इतने से कवर करना है। तो फिजिकल केमिकल चेंज हो गया, सोल्यूशन का टॉपिक हो गया, एसिड, बेस और साल्ट हो गया, और गैसियस नियम, गैसियस नियम के रूप में सवाल आता है। यहाँ से प्रश्न आ गया, यूपीपीसीएस वाले भी तरफ से वेलकम आ गया, स्वागत है। खैर, इसके अलावा एक और चैप्टर अपन लोग देख लेंगे इसमें, वो है रेडियो सक्रियता का। किसका? रेडियो एक्टिविटी का। तो रेडियो एक्टिविटी के सवाल बनते हैं, या रेडियो सक्रियता के सवाल आते हैं। तो ये हालांकि थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं जब हम आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ भी अपनी समझ विकसित कर लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया, सोल्यूशन हो गया, दूसरा एसिड, बेस एंड साल्ट हो गया, और गैसियस लॉ हो गया, और रेडियो एक्टिविटी होगी। कितने हो गए टॉपिक? तो 1 2 3 4 5। तो मोटे मोटे 5 ऐसे चैप्टर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। अब आप कहोगे कि हम आपको पीरियडिक टेबल पढ़ाएं, तो ऐसे सवाल बनते ही नहीं। तो बनते नहीं तो उनको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है कि अब आपको मैं पढ़ाऊं, पीरियडिक टेबल पढ़ाऊं, उनको बताऊं कि ऐसे ऐसे होता है। ये केमिस्ट्री नहीं आती है। हमारी जो केमिस्ट्री है वो है दैनिक जीवन की केमिस्ट्री। क्या है? दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग आ रहा है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है ना? तो ये एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का होगा जो कि हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे यहीं से। दूसरा आपको आता है फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। तो इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना होता है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमें क्या क्या देखना होगा? पहली बात तो ये देखना होता है कि पहली बात तो हमें ये देखना होता है, हाँ वही करा रहे हैं इम्पोर्टेंट, ये देखना होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, या जो तत्व होते हैं, उनके बारे में थोड़ी समझ। जैसे आपने अयस्क के बारे में सुना होगा, ओर्स के बारे में, या अयस्क के साथ साथ एक तरीके से धातुओं के बारे में सुना होगा, मेटल्स के बारे में, है ना? और धातु में खास करके इनकी एक क्रियाशीलता का क्रम होता है, एक्टिविटी, कि कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है, कितनी नहीं है। तो क्रियाशीलता के बारे में सवाल करते हैं। और मुख्य तौर पर आपको ये समझ विकसित करानी होगी कि मेटल कौन से होते हैं और इन मेटल के कंपाउंड्स कौन से होते हैं, है ना? इन मेटल के कंपाउंड्स कौन से होते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ये जानकारी हासिल करनी होगी। वैसे ही सेम तरीका रखना होगा कि जो नॉन मेटल होते हैं, है ना, या एक तरीके से इनको हम अधातु के तौर पर जानते हैं,
इनके कंपाउंड्स कौन कौन से, इन कंपाउंड्स के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। और एक होते हैं सब मेटल होते हैं, सब मेटल होते हैं, उपधातु के तौर पर जानते हैं। उपधातुओं के बारे में भी समझ विकसित करनी है। इनमें उतने बड़ा कंपाउंड बनते नहीं है तो उनको जानकारी में नहीं रखना, बस ये व्यवस्था बना लेनी है कि हाँ उपधातु कैसे होते हैं, किस प्रकार से जानकारी रखनी है। इसी से जुड़ करके एक और आ जाता है, उसे हम एलॉय के तौर पर जानते हैं, या इसे हम मिश्र धातु के रूप में जानते हैं। इतनी बातें अगर समझ विकसित कर ली जाए तो अपना जो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मसला है वो हल हो जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आपको मुश्किल से एक सवाल या दो सवाल ही मिलने वाले हैं, ज़्यादा सवालों की फेहरिस्त इसमें होती नहीं है। तो हम लोग हालांकि पढ़ेंगे, ये सारी बातें किसी सेगमेंट में कवर कर लेंगे। तो ये एक सिस्टम होगा। तो एक तरीके, हाँ आजकल एलॉय व्हील आते हैं हाँ एक कंपनी वाले नौटंकी बताते रहते हैं कि एलॉय व्हील का इस्तेमाल करें डायमंड शेप में या कट अलग अलग तरीके से। भाई यार पहिया ही चलाना है, बगल में एलॉय व्हील लगा लो या जो भी लगा लो, पहिया चलेगी तो ऐसे ही ना। तो अंदर की ताकत देखा जाए। सॉरी सर, आज अभी क्लास नहीं कर आएंगे, अयोध्या से लाइव आज आ रहा है, ठीक है। सुनाइए, हाँ वहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है कोई नहीं। आप अभी राम जी आ रहे हैं तो उन पे भी ध्यान रखिए, है ना। इतना सिलेबस पीसीएस ठंडी नहीं लग रहा है। नहीं मेरे पास कोई ब्लोअर ना चल रहा है यार भाई, ये जो है ना, ये 1000 अंश सेल्सियस तापमान, एक तरीके से अंदर में जो इसका मसला है ना, 1000 वाट का, अपने अपने आप में, सेल्सियस नहीं वाट, 1000 वाट का, यही सीधी सी बात है। तो चल रहा है तो इसलिए ये पूरा गर्म रहता है इधर अंदर में, घबराओ नहीं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल आते हैं, वो कैसे आते हैं ध्यान देना। यहाँ से इतने टॉपिक पूछे जाएंगे जिन जिन पर मैं आपको नोट करा रहा हूँ उन पे ही समझ विकसित करनी है, बस बहुत परेशान नहीं होना। जैसे कि आपसे पूछेंगे ईंधन के बारे में, फ्यूल के बारे में, है ना। दूसरा, दवाओं के बारे में, मेडिसिन के बारे में सवाल आता है। तीसरा, प्लास्टिक के बारे में सवाल उठाते हैं। चौथा, रबर के बारे में सवाल उठाते हैं। पांचवा, रेशों के बारे में, है ना, जो फाइबर होते हैं उनके बारे में प्रश्न उठता है। इसमें से वो चाहे नेचुरल हो या वो सिंथेटिक हो, दोनों के प्रश्न उठते हैं कि नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं। ये तमाम बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। इसके अलावा आप शराब के बारे में प्रश्न पढ़ सकते हैं, यानी कि अल्कोहल के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं। और अगर हम देखें तो दैनिक जीवन में उर्वरक को लेकर के प्रश्न उठाते हैं कि कौन से उर्वरक या कौन से फर्टिलाइजर किस स्तर पर होते हैं, वहाँ के प्रश्न आते हैं। और अगर देखा जाए तो तमाम तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, है ना, तमाम तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके ढेर सारे एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं, उन पर भी हमें बातचीत कर लेनी है। तो बस अगर इन मुद्दों को देख लिया जाए, इनके बारे में समझ व्यवस्थित कर लिया जाए, तो फिर मान के चलो पूरी की पूरी केमिस्ट्री का जो सिनेरियो है वो हमारे हाथ में होगा। और उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ लगभग इन्हीं दृष्टिकोण के आसपास नज़र डालते हैं आपके पास। तो एक पाठ्यक्रम जैसा, कुछ सिलेबस जैसी बात थी वो हम लोगों ने कर ली। और दूसरी बड़ी बात कि अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बातचीत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। फिर हम लोग इन ऑर्गेनिक का सेगमेंट देख लेंगे, फिर हम लोग ऑर्गेनिक का देख लेंगे। बस इतनी सी कहानी है, इसी कहानी में सारी बातें छिपी हुई हैं। तो हम लोग भौतिक रासायनिक परिवर्तन, विलयन, एसिड, बेस और लवण, इतना कुछ देखना शुरू कर देते हैं, है ना। मेरा नाम लिखा है सुमित शुक्ला और मैं फैकल्टी हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ऐसा इसमें लिख करके बताया गया है, हालांकि आप जानते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बिना देरी किए लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखिएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, या भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। कुछ करना नहीं है, हमें बस फटाफट नोट करते चलना है, उनके बारे में लिखते चलना है, समझते चलना है। लिखिएगा हेडिंग, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जरा देखते हैं, अगर हम केमिकल चेंज की तरफ आएंगे, रासायनिक परिवर्तन की तरफ आएंगे,
तो आप देखिए, तो हमने एक लकड़ी को जला दिया तो कहते हैं लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भया राख। तो जब आप देखिए तो क्या ये रखवा फिर से लकड़ी कोयला बन जाएगा? उत्तर है नहीं बनेगा। एक कोयलवा फिर से लकड़ी बन जाएगा? उत्तर है नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि फिजिकल चेंज में नींबूया काटते हैं भैया, है ना, और नींबूया काट के इसका पीस पीस कर लेते हैं, तो क्या इससे फिर से जोड़ना संभव है? उत्तर है हाँ, टैप लगा के जोड़ देंगे, एकदम मस्त दिखेगा। तो अब इतना ही अंतर आपको फिजिकल और केमिकल में समझना है। तो लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए पहला पॉइंट रासायनिक परिवर्तन, लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिएगा केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। लिखिएगा केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन में, अब नीचे मैं बोल रहा हूं उसको लिखना शुरू करिए। लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन में, लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में सदैव नया पदार्थ बनता है। लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन में सदैव नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। लिखिएगा ऑलवेज, लिखिए इन केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। रासायनिक परिवर्तन में सदैव नया पदार्थ बनता है, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड। लिखिएगा सदैव नया पदार्थ बनता है। लिखिए अर्थात, लिखिए अर्थात दो या दो से अधिक, अर्थात दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर, अर्थात लिखिएगा दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर नया यौगिक बनाते हैं। देखिए मीन्स, मीन्स लिखिएगा दो या दो से अधिक, लिखिएगा टू आर मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म्ड न्यू कंपाउंड। लिखिएगा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिलकर नया यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिलकर नया यौगिक बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं। उसी में आगे बढ़ाना, उसी में आगे बढ़ाना। लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होता। लिखिएगा केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होता। हाँ भैया, फिजिक्स पूरी हो गई है हर्षित, एक टॉपिक बचा उसको हम पढ़ा देंगे एक दो दिन के अंदर। लिखिए रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, उत्क्रमणीय नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय नहीं होता, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय नहीं होता। देखिए अर्थात, अर्थात बदलाव होने के बाद, अर्थात बदलाव होने के बाद पुनः मूल स्वरूप में वापस नहीं हो सकता। ये बात समझना, बदलाव होने के बाद पुनः बेसिक फॉर्म में रिटर्न नहीं होगा, बदलाव होने के बाद पुनः मूल स्वरूप में वापस नहीं होता, बदलाव होने के बाद पुनः मूल स्वरूप में वापस नहीं होता। ठीक है, तो इस रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा इस पेज पर देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, हम भैया लिए हैं दाल और चावल, है ना, और ये दाल चावल मिला के अब बस एक कुकर में लिए और कुकर में हमने डाल दिया, मस्त अब ये पक जाएगा। और पकने के बाद भैया इसमें क्या बन गया? तो बन गई खिचड़ी। तो हमने दाल चावल बना के क्या बना दिया? खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी बना दिया यानी कि भोजन पक गया। तो जब भोजन पक गया तो जरा देखना जरा कि क्या आप एक खिचड़िया फिर से दाल चावल में कन्वर्ट कर लोगे? उत्तर है नहीं कर सकते, उत्तर है नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने पहला पॉइंट यही लिखा कि यह उत्क्रमणीय नहीं है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है। अर्थात जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो हमेशा नया प्रोडक्ट बनेगा। आपने ये भी देखा दूसरी बात कि हमेशा जब जब केमिकल चेंज हो रहा है तब तब न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। यानी आपने देखा कि नॉर्मल दाल चावल का जब केमिकल चेंज हुआ तो क्या बन गया? तो जवाब हुआ खिचड़ी बन गई। क्या बन गई? खिचड़ी बन गई कि नहीं बन गई? तो उत्तर है हाँ, हो गया। तो कभी भी खिचड़ी दाल चावल तो बदल सकती नहीं, इसलिए कहा गया अपने मूल स्वरूप में कभी भी ये वापस आते नहीं है। इसलिए आपने कहा कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, तो दाल चावल दो है या दो से अधिक, नमक वमक डाल रहे हो, बहुत सी चीजें, तो दो या दो से अधिक जब हमारे पास क्या होंगे? एलिमेंट होंगे
अथवा कंपाउंड होंगे, और जैसे ही ये केमिकल चेंज में इंटर करेंगे तैसे क्या बन जाएगा, तो न्यू कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, न्यू कंपाउंड बनेगा, जिसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, जिसमें बदलाव नहीं होगा। बात क्लियर हुई। अब देखा जाए तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। लिखिएगा प्रमुख उदाहरण, एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लिखिएगा प्रमुख उदाहरण या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो अभी हमने देखा पहला, भोजन पकाना। क्या, लिखिएगा भोजन पकाना, है ना। तो कुकिंग करना, हम कुकिंग कर रहे हैं तो वो एक बहुत रासायनिक परिवर्तन हो गया। या पेड़ पौधों का बढ़ना, सोचो कि क्या बड़े हुए पेड़ पौधे छोटे हो सकते हैं, उत्तर है नहीं। तो पेड़ पौधों का बढ़ना हो गया। तीसरा, भोजन पचाना, आप जो भोजनवा खा लेते हो, डाइजेशन, आप फूड की बात कर रहे हैं, क्या फिर से उसको दाल चावल में कन्वर्ट कर लोगे, उत्तर है नहीं। भोजनवा मुंह में डाले तो वो अंदर गया और पचना शुरू हुआ, तो कैसी प्रक्रिया हो गई, वो रासायनिक कैसी हुई, केमिकल चेंज होना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। या हम, ये बड़ा फेमस उदाहरण है, क्या, दूध से क्या बनाना, दही, मेकिंग कर्ड विथ मिल्क, इसकी बात कर रहे हैं। या पांचवा देखें तो लोहे में क्या करना, लोहे में जंग लगना, क्या होना, लोहे में जंग लगना, ये भी तो पढ़ा होगा आपने। भाई लोहा में जंग लग जाएगा तो कहानी ऐसी है कि रासायनिक परिवर्तन, कभी भी वो फिर से वो लोहा नहीं बन सकता, खराब होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात पूछा गया है कि लोहे में जब जंग लगता है तो इसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा। जवाब है लगातार बढ़ता रहता है। क्या हो जाएगा, याद रखना, लगातार वजन बढ़ता रहता है। तो ये बात याद रखिएगा, लगातार वजन बढ़ता रहता है ना। एक बार बीपीएससी में सवाल पूछा है ये, कि वजन बढ़ता है फिर घटता है, या फिर घटता है तो बढ़ जाता है, तो नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगते समय वजन कॉन्टिन्यूसली इनहेंस करेगा या इंक्रीज करता ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लिखिएगा फटाफट एग्जाम्पल 6 नंबर लिखिएगा। किसी ने लिखा है अंडे से क्या बना देना, आमलेट बना देना। या अंडे से क्या, चूजे बाहर निकलना, यह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। छठवां, बच्चों का क्या हो जाना, बड़ा होना, बच्चों का, भाई कभी अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चा को शिशु में बदल सकते हो, उत्तर है नहीं, संभव नहीं है, मामला गड़बड़ा जाएगा। और बच्चा से बड़ा होना, और पूछ लिया कि बूढ़ा होना कैसी प्रक्रिया है, तो जवाब हो जाएगा बूढ़ा होना एक रासायनिक प्रक्रिया है, कभी बूढ़ से जवान नहीं हो सकता। बात अलग है कि उसमें जाके मतलब हमने देखा है बहुत सी वृद्धावस्था की महिलाएं पार्लर में जाके जवान होने का असफल प्रयास करती हैं, या पुरुष जाके पार्लर में असफल प्रयास कर रहा है, लेकिन संभव नहीं है ना, वास्तविकता छिपती नहीं है। कहते हैं ना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और सच्चाई छिप नहीं सकती। तो ऐसी समझना व्यक्ति के वास्तविक वसूलों से। तो खुशबू कभी भी कागज के फूल से नहीं आती है, हमेशा खुशबू आने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि वास्तविक फूल होना चाहिए। तो बस यही ध्यान देना, और सच्चाई छुप नहीं सकती वास्तविक वसूलों से, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों का बड़ा होना या बूढ़ा होना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। किसका, रासायनिक। या पटाखा, है ना, पटाखा छोड़ना या दागना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक, कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद लिखिएगा माचिस का जलना या कागज का जलना। लिखिएगा माचिस का जलना, है ना। अब कुछ भी जलेगा, बट याद रखना किसी को देख करके जलन होना कोई परिवर्तन नहीं, पता नहीं कौन सा परिवर्तन, लेकिन हाँ, अगर हम आग लगाएंगे तो बात दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो कागज राख बन जाएगा, है ना, यही सच्चाई है। तो बड़ा शानदार सा कहानी है। सर, सन सना के फिर से युवा नहीं बन, कहाँ से बन पाएंगे फिर से युवा, पागल हो, सच्चाई छिप नहीं सकती ना। हाँ, वास्तविक वसूलों से, जो वसूल है वही रहेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आते हैं सर परफ्यूम यूज करके। हाँ, अब बिना नहाए गए हो और कहते हो कि मैं नहा के आए हैं, बदबू मारोगे बगल से तो कहाँ से सच्चाई छुपेगी। बता देंगे बिलार बन के दिख रहे हो, कहाँ से तुम नहाए के आए हो। ठंडा में देखो बहुत से लोग बिना नहाए बैठे होंगे, तो यही सच्चाई है ना।
तो ये बात ध्यान देना, माचिस का जलना या कोयले का जलना, है ना, माचिस का जलना या कोयले का जलना, या इसके अलावा मोमबत्ती, ध्यान देना, मोमबत्ती में दोनों दोनों रहता है, फिजिकल और केमिकल दोनों रहता है। तो मोमबत्ती का जलना ये कैसा है, ये एक तरीके से केमिकल है, और पिघलना फिजिकल है, क्या है, पिघलना, ध्यान देना। अगर वो पिघलना लिखा होगा तो पिघलना जो है ये क्या है, पिघलना भौतिक है, लेकिन जलना क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन रहता है लोगों को, याद रखना, मोमबत्ती पिघलेगी, मेल्ट होगी तो फिजिकल, और जलेगी तो केमिकल, याद रखना भाई, वो भूलना नहीं। या कोयला जल गया, लकड़ी भी जल रही है, तो सेम, कोई भी जलेगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल, सॉरी केमिकल है ये, लकड़ी का जलना, क्या, लकड़ी का जलना, फटाफट नोट करिएगा, फटाफट नोट करिएगा, बेहतरीन हो जाएगा। धातु का वैद्युत लेपन भी आता है यहाँ से, है ना, तो 12 नंबर लिखिएगा, धातु का वैद्युत लेपन, क्या, धातु का वैद्युत लेपन। तो मुझे लगता है कि इतने सारे उदाहरण याद करने के बाद आपको केमिकल चेंज समझ में आ गया है ना। मुंह से शब्दों का निकलना, बाण सी तीर का, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, है ना, जो है वो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। ठीक है। तो एनी स्टैंडर्ड बुक, अरे अमित भैया इतना मौका नहीं स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का, एनसीईआरटी मन करे पढ़ लो, बाकी यही नोट्स बना लो, है ना। और दूसरा, पुराना वाला सवाल हल करो, सच्चाई में जिंदा रहो, किताब उताब के चक्कर मत पढ़ो, एनसीईआरटी मौका लगे पढ़ो, अभी मौका है नहीं इतना, तो याद हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखो, सेब का सड़ जाना कैसा हो, कैसा परिवर्तन है? बताओ जरा, मैं अगर पूछूं आपसे, 13 नंबर लिख ही देता हूँ, सेब का सड़ना, सेब का सड़ना, या शराब का निर्माण, शराब का निर्माण, तो ये सब कैसे परिवर्तन होंगे, ये सब होंगे कैसे, आ, कोई दिक्कत नहीं है रीति, है ना, ये सब बातें आप बड़े आराम से लिख सकते हो, है ना। फायर क्रैकर्स आपको पता है, इतनी हिंदी अंग्रेजी में होना चाहिए, मैंने सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है। माचिस का जलना, है ना, ठीक। तो मैचिस्टिक, अंग्रेजी में मैचिस्टिक बोलते हैं, अंग्रेजी में मैचिस्टिक बोल रहे हैं, ध्यान देना, हाँ। तो सारी केमिकल चेंजेस हैं, मोमबत्ती का जलना, मेल्ट होना फिजिकल है, और मोमबत्ती को अगर आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो केमिकल है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम, अच्छा ये तो नया टॉपिक आ गया, अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें, देखिए नंबर 2, दूसरा कौन सा है, भौतिक परिवर्तन लिखिएगा, लिखिएगा हेडिंग, भौतिक परिवर्तन, या इसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बड़ा शानदार सा है। पहली बात तो, इसमें आप कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्लियर, इसमें कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो पहली बात लिखिएगा, लिखिएगा, अ, लिखिएगा, किसी भी तरह का न्यू मटेरियल यहाँ पर नहीं बनता, बस खाली उनकी फेज में चेंज होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, नो न्यू प्रोडक्ट, ओनली चेंज ऑफ फेज, ओनली चेंज ऑफ फेज, लिखिए केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लिखिए कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और तीसरी बात लिखिएगा, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रक्रिया मानी जाती है, प्रक्रिया मानी जाती है, उत्क्रमणीय या, यानी कि इसको आप बदल सकते हो, एक से एक, उधर से उधर, उधर से उधर। जैसे मान के चलो कि पानी है, पानी से आप बर्फ बना सकते हैं बड़े शानदार तरीके से, और जब आप इसे ठंडा करेंगे तो, और जैसे ही बर्फों को आप गर्म करेंगे, तो क्या ये पानी नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो पानी और बर्फ कोई नया पदार्थ थोड़ी है, बस उसका फेज चेंज हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल चेंज हैं, जिनको अगर देखा जाए तो बहुत से एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देंगे। लिखिएगा, एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डाल दीजिएगा, लिखिएगा,
लिखिएगा चेंज ऑफ फेज या चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, लिखिएगा पानी से बर्फ का बनना, लिखिए पानी से बर्फ का बनना। नंबर 2 लिखिएगा पानी से बर्फ का बनना या कागज फाड़ देना, है ना, कागज को फाड़ना, है ना। अब मान के चलो भाई कोई कागज अगर है मेरे पास, मान के चलो कि ये कागज है, अभी कागज वो हम फाड़ना चाहते हैं, ये लो फाड़ दिए, तो क्या जुड़ नहीं जाएगा? टैप लगा दो जुड़ जाएगा। तो फाड़ देना, ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ ना, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन थोड़ी। कागज फाड़े क्या कोयला बन गया? नहीं, अभी भी तो कागज ही है ना ये, ऐसा तो है नहीं कि प्रयागराज कब तक आ जाएंगे, सृष्टि जल्दी आ रहे हैं, मोटा मोटा एक आध 1.5 महीने में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि पीसीएस का पेपर है तो उसके हिसाब से ही आएंगे अभी। तो कागज फाड़ देना, लकड़ी फाड़ देना, है ना, किसी का मुंह तोड़ देना, कैसा परिवर्तन है? हड्डी तोड़ देना तो भौतिक परिवर्तन हो, जुड़ जाएगी ना हड्डियां। तो वही सारी कहानी है। तो मेरा आंसर सीट फाड़ दी है ना, ऐसा कुछ नहीं है, लिखिएगा लिखिए हड्डी टूटना, हड्डी तोड़ना, है ना, या लकड़ी लकड़ी फाड़ना। देखो जलाना भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन नहीं रासायनिक, लेकिन हाँ लकड़ी फाड़ देना कैसा परिवर्तन होगा? वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, है ना। चौथा कांच तोड़ देना, है ना, कांच तोड़ना, ग्लास को ब्रेक डाउन कर दो, या खिड़की तोड़ देना, खिड़की तोड़ना। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भाई बॉल फेंक के मार दिए। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, पिघलना भौतिक परिवर्तन, बता तो दिया मैंने दोनों, है ना भैया, दोनों मैंने बता दिया। देखो पिघलना का मतलब है कि मोमोआ लोगे, उसको पिघलाओगे तो ऐसे फिर से हो जाएगी, और फिर आप उसको ठंडा करोगे फिर से बन जाएगी, तो इसलिए वो तो क्रमणीयता दिखाती है। लेकिन जब जल जाती है तो उसके थोड़े बहुत अंश बदल जाते हैं, है ना, ये हमारी कहानी है। ये दिल टूटना कोई मतलब नहीं है। दिल टूटना पता नहीं कौन सा परिवर्तन है, वो तुम्हारा परिवर्तन है ना। ठीक है, तो ये बातें लिखिए फटाफट अपनी कॉपी में। या बालू, हाँ कांच, हाँ खिड़की तोड़ देना, जल से वाष्प बना देना भी एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन नहीं भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना, ये भी बड़ा शानदार सवाल आता है। देखिए चेंज ऑफ द सॉलिड सल्फर इनटू लिक्विड सल्फर, ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना, द्रव सल्फर में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। नहीं तो मान के चलो ये द्रव से फिर से ठोस बदल जाता है, फिर से वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, है ना, या टीवी, या मान के चलो सीएफएल का चमकना, का चमकना, ये भी फिजिकल चेंज है। किसका चेंज है? फिजिकल चेंज है। या इसके अलावा सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना कैसा है? फिजिकल चेंज है। बाल काटना, कैसा? बाल काटना कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। बाल बड़ा होना केमिकल चेंज है, लेकिन काट देंगे तो कैसा चेंज हो जाएगा? तो फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाना, नमक बनना, है ना, नमक का क्रिस्टल बनना, नमक का क्रिस्टल बनना, क्रिस्टल, क्रिस्टलेशन लिखिएगा, क्रिस्टल ऑफ NaCl, क्रिस्टल ऑफ NaCl, ठीक है ना। बालू और जल का आपस में मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड वाटर, बालू व जल का मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो लगभग लगभग उम्मीद है अब आप इसे समझ गए हैं कैसा चेंज है वो, फिजिकल चेंज कौन सा है या केमिकल चेंज कौन सा है, बड़े शानदार तरीके से आप बता सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ से उम्मीद है आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ लिया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। रीडिंग डाल दीजिएगा, विलयन और कोलाइड और निलंबन।
ये दूसरा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, है ना। देखिएगा, चैप्टर नंबर 2, देखिए हेडिंग चैप्टर नंबर 2, और टॉपिक का नाम है सोल्यूशन इन बिलियन कोलाइड। इसको हिंदी में भी कोलाइड ही लिखेगा, कोलाइड, और लिखिएगा सस्पेंशन यानी कि निलंबन। क्या हो जाएगा? सस्पेंशन यानी कि निलंबन। हमारे सामने देखिए एक बोतल रखा हुआ है, इस बोतल को आप देख पा रहे हैं, ये सोल्यूशन का बोतल है। इससे मैं किसी फ्लैश लाइट या टॉर्च लगा रहा हूँ तो आराम से आपको इसके अंदर के कण दिखाई नहीं दे रहे, इनविजिबल है। लेकिन जैसे ही कोलाइड से पास आउट करा रहे हैं, आपको थोड़ा सा येलो येलो कलर का दिखाई देना शुरू हो रहा है। और जैसे ही हम सस्पेंशन की तरफ लेकर के आ रहे हैं, आपको ढेर सारे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स या बहुत सारे इम्प्यूरिटीज दिखाई देनी शुरू हो रही हैं। तो बेसिक चेंजेस यही है कि ईच अदर आर मिक्सचर, या ईच अदर आर मिक्सचर टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स एंड एलिमेंट। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ में मिक्सचर क्लियर हो रहे हैं और कुछ में मिक्सचर क्लियर नहीं हो रहे हैं। सर, सीमेंट को दोबारा जमने पर नहीं पड़ सकता, हो जाएगा, पर आप तोड़ दोगे तो बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो हम लोग सोल्यूशन के चैप्टर को समझते हैं कि वास्तव में सोल्यूशन क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा बिलियन देखेंगे। और बिलियन में दो तरह के मिक्सचर आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। तो हेडिंग लिखिएगा, देखिए नंबर 1, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। देखिए पहली हेडिंग लिखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिक्सचर। इसको एक लाइन में लिखिएगा। तो समांग का मतलब है सब कुछ समान, सब कुछ समान। जैसे मैं अगर मान के चलो कि चीनी और पानी लेता हूँ, मिला के खल 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 ऐसी कर देता हूँ और बना देता हूँ शरबत, तो क्या शरबतवा में चीनियाँ दिख रही है? उत्तर है नहीं। और हैं दो, कौन कौन? चीनी और शरबत। कहते हैं हम तुमसे ऐसे मिले जैसे समांगी मिश्रण। हम एक जिस्म दो जान हैं, या दो जिस्म एक जान, ऐसा कुछ बोलते हैं, भूल गए हैं अभी। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी ही है कि समांग का मतलब है कि ऐसा कोई दो पदार्थ जो मिलाया जाएगा और मिला करके वो ऐसा मिल जाए कि आपको पता ही ना चले या कहीं में मिलन हुआ है। समझ गए ना? वो कहीं में मिले हैं, पता ही ना चले, वो समांग है। जैसे हवा, क्या हवा में आप पता लगा पा रहे हो कि इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना ऑक्सीजन है? अभी जो हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या इसमें पता चल पा रहा है? उत्तर है नहीं, सब मिक्सचर है। लेकिन भाई हवा तो किसका है? ऑक्सीजन का मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, सबका तो मिक्सचर है। तो यही कहानी है ना। दूसरा, चीनी और पानी। घरवा पे जब रिश्तेदार आते हैं तो उनको शरबत पिलाना नहीं पड़ता, शरबत पिलाते हैं तो भाई चीनी पानी में मिला दिए। और कई बार मान के चलो उसमें अगर नींबू डाल दिए, और नींबू का वो बिजवा उसी में रह जाता है, और घर में चाय छन्नी है नहीं, तो ले जाकर ऐसे दे दिए। तो नींबू का जो बीज है वो तो पता चलता है, लेकिन क्या चिनिया पनिया पता चलता? उतना नहीं पता चलता। तो नींबू का जो बीज है वो हेट्रोजीनियस है। लेकिन चीनी पानी ऐसे मिले कि ऐसे मिले, पता ही ना चला कि हम कब दो जिस्म एक जान हो गए। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा होमोजीनियस। जैसे वर्षा का जल, ये भी कई तरह की चीजें लेकिन मिक्स है। सिरका, डिटर्जेंट का पानी। स्टील में पता चलता है क्या मिला? नहीं, बाद में पता चलता है कि ढूंढना पड़ता है। कॉफी बन गई तो एकदम बन गया, चाय कॉफी सब होमोजीनियस है। माउथ वॉश, पता चलता है क्या क्या मिला? नहीं पता चलता, देखना पड़ता है। जिलेटिन, ये भी एक प्रकार का केमिकल ही है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? तो एग्जाम्पल डाल देना। जो अंग्रेजी भाषा के लिख रहे हैं वो लिखेंगे इसको एयर लिखेगा, एंड मिक्सचर ऑफ द शुगर एंड वाटर, है ना, रेन वाटर एंड विनेगर, डिटर्जेंट वाटर, स्टील, कॉफी, टी, माउथ वॉश एंड जिलेटिन। ये सब दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, दूसरा ध्यान देना, कौन से है? देखिए दूसरा हेट्रोजीनियस है। कौन से है? विषमांगी। हेट्रोजीनियस क्या है? हेट्रोजीनियस है या विषमांगी है। ये कैसे है? जैसे नाले का पानी, यानी कि इसमें दो मिक्सचर होंगे वो पता चलेगा, उसमें दो मिक्सचर होंगे वो पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि बेमेल शादियां हो जाती हैं और आपस में कटाकट
एकदम युद्ध छेड़े पड़े हैं, लगता ही नहीं कि एक जिसमें दो जान टाइप के हैं ये। लगता है ये दो जिस्म हैं और दोनों अलग अलग जाने हैं। बड़ा हेट्रोजीनियस मसला है इनका। तो जो कटा युद्ध स्टार्ट हो जाती है वो हेट्रोजीनियस का मामला है। जैसे नाले का पानी उठा के हाथ में देखिए तो लगता है इसमें कुछ पानी है, कुछ किसी का नाले का पानी, कुछ इसमें मलमूत्र भी बह रहा है, थोड़े मोड़े और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन चीजें आ गई हैं, तो नाले का पानी है। या वायु में धूल, आंधियां जब चलती है एकदम भर 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 आंखियां भर जाती है एकदम, चश्मा लगा निकलते हो, तो उसमें बहुत सारे धूल के कण हैं। है वो भी मिक्सचर, लेकिन उसमें धूल के कण भरे पड़े हैं, लग रहा है कि हाँ इसमें देखो ये उड़ रहा है, इधर देखो छोटा मोटा कण इधर उड़ रहा है। दूसरा आंधी, वही पानी में चाक का पाउडर मिलाओ और ऐसे घोलो, आपको लगेगा हाँ चाक का पाउडर यहाँ 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 हर जगह दिख रहा है ना। दूसरा दूध, दूधवा भैया स्पष्ट देखोगे ना उसमें छोटा छोटा ड्रॉपलेट दिखेगा, वसा का ड्रॉपलेट होता है। इसके अलावा स्याही और टूथपेस्ट, है ना, तो टूथपेस्ट में तो बहुत कुछ भर देते हैं, नमक है, मिर्चा है, हल्दी है, लौंग पुदीना सब तो भरते हैं उसमें, तो वो हेट्रोजन कैसा हो जाएगा, हेट्रोजेनियस, यानी कि ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंपाउंड मिक्स्ड होते हैं, लेकिन दोनों कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट व्यवहार के हैं, विपरीत गुणों के हैं, उस तरह का कोई मिक्सचर होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस। एग्जांपल डाल दीजिएगा, लिखिएगा मिक्सचर ऑफ अपोजिट नेचर, लिखिएगा मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ अपोजिट नेचर इज नोन एज अ heterogeneous mixture, known as a heterogeneous mixture, heterogeneous mixture। ठीक है ना। हाँ यूपीएससी के लिए भी लगभग यही काम आ जाएगा, घबराइए नहीं। तो एग्जांपल डाल देना, है ना, नाले का पानी हो गया, है ना, सीवेज वाटर, है ना, तो सीवेज वाटर आपका हो गया। इसके अलावा आप डाल दीजिएगा कि डस्ट, देखिएगा डस्ट पार्टिकल हो गया, है ना, आंधी के हवाएं हो गई, या चाक एंड वाटर मिक्सचर हो गया, मिल्क है, स्याही और टूथपेस्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब ध्यान देना, जितने बिलियन होते हैं, जितने सोल्यूशन होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। और जो सस्पेंशन और कोलाइड हैं, ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो मेरे बताने के पीछे का मकसद ये था कि सोल्यूशन, व्हाट इज अ सोल्यूशन, तो लिखेंगे सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो बस एक लाइन में यही लिखना है। तो अगली इतना अगर नोट कर लिया होगा आपने, अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल दीजिएगा बिलियन का, इतना बन गया, तो अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालिएगा बिलियन या सोल्यूशन, देखिएगा बिलियन या सोल्यूशन, देखिएगा बिलियन या सोल्यूशन। तो उसकी तरफ आते हैं, लिखिएगा यह एक, यह एक समांगी मिश्रण होता है, यह एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। कॉफी और मिल्क का अंतर समझा रहे हैं अभी, थोड़ा सा वेट करिए, अभी आगे जब हम फिर से आपको समझाएंगे ना कोलाइड, तो और क्लियर होगा। अभी देखिएगा सोल्यूशन, आप लिखिएगा सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, या एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। हम आपको तीनों फिर से पढ़ा रहे हैं ना, वो तो मैंने एक आपको दिखाया कि हेट्रोजीनियस क्या है और होमोजीनियस क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस सेम नेचर के कंपाउंड होमोजीनियस, और अपोजिट नेचर के कंपाउंड का मिक्सचर हेट्रोजीनियस। बस बेसिक समझिएगा, मिक्सचर ऑफ द सेम नेचर कंपाउंड इज होमोजीनियस एंड मिक्सचर ऑफ अपोजिट नेचर कंपाउंड इज हेट्रोजीनियस। और उदाहरण आपने देख लिया बहुत सारे, नॉर्मल एयर होमोजीनियस एंड डस्ट एयर हेट्रोजीनियस। तो इतना पता चल गया ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, हम ये बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। समझ में आ गया ना, तीनों को एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। तो आपने कहा, अब आप ये तय करने की तैयारी कर चुके हैं कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉल्यूशन एक तरीके से ऐसा मिश्रण है जिसमें सेम नेचर के टू आर मोर देन टू कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर।
जहां पर समान प्रकृति के दो या दो से अधिक यौगिक मिल रहे हैं, और ऐसे मिल रहे हैं कि कोई पता ना चल पाए कि यार इस घर में कितने लोग रहते हैं। इस घर में कटा युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपस में महिलाएं बड़े सामंजस्यता के साथ घर में रहती हैं, उनके कार्य बटे हैं। लेकिन गांव में शायद ऐसा होता नहीं है। अगर दो तीन महिलाएं आ गई हैं तो घर में कटा युद्ध होना शुरू हो जाएगा। और वो मिक्सचर कैसा मिक्सचर है? उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। कैसा है वो? हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। कहीं सोल्यूशन ढूंढो ना, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सब सस्पेंशन है, सब कोलाइड है। तो अगर घर कोलाइड है तो खतरा है, और घर सलूट में है तो समझ मामला ठीक है। तो इसके चित्र को समझते हैं। देखो, अगर एक मैं पात्र में, एक किसी कंटेनर में पानी भर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पानी भर लेता हूँ और मात्रा लगा देते हैं लगभग 2 लीटर। कितना? 2 लीटर का पानी है। और पानी जो होता है यानी कि H2O, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट या विलायक की संज्ञा दी जाती है, कि लगभग लगभग पानी में चीजें घुलने की स्थिति में होती हैं, है ना। अब अगर इस पानी में हम मिला दे रहे हैं 100 ग्राम चीनी, क्या 100 ग्राम चीनी मिला देते हैं, तो थोड़ी ही देर बाद अब ये पानी अपने एक नए आकार में परिवर्तित हो रहा है। और अब आप इसे पानी नहीं कहेंगे, बल्कि इसे आप कहेंगे शरबत, है ना। गांव में देखिए, तो भैया बारात वरात आती है तो सब पीते हैं यही शरबत। हुआ तो क्या बन गया? ये बन गया शरबत। क्या बना? शरबत। और वास्तव में यही शरबत क्या कहलाएगा? इसी कहते हैं हम सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और जो चीनी मिला इसको कहा जाता है सॉल्यूट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सॉल्यूट या बिले। क्या बोलते हैं? बिले। तो ये चित्र बनाना और तीनों बातें समझना। जो ज्यादा मात्रा में है, एक्सेस वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन नोन एज अ सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में है उसमें क्या कह दिया? बिले, सॉल्यूट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, है ना। तो कह सकते हैं कि बिले, क्या है बिले में? चीनी। और प्लस में विलायक। और ये क्या है? तो जवाब हो जाएगा पानी। और बराबर बिलियन। और यहां बिलियन क्या बना? तो यहां बिलियन बन गया शरबत। तो मुझे उम्मीद है समझ रहे हैं आप। कोई दिक्कत तो नहीं? बनाइए। अरे फालतू कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, करेंगे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। आप निश्चिंत रहो, पढ़ते रहो। सलूट क्या हो गया? जो कम मात्रा में है वो सलूट, जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट। और दोनों का मिक्सचर बिलियन। तो बिलियन किसका मिक्सचर है? बिले का। किसका? बिले का। और प्लस में बिलायक का। अंग्रेजी भाषा के भैया देखो, यह है सोल्यूशन, यह है सॉल्यूट, और यह है सॉल्वेंट। बस ये आप समझना, सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में। और विलायक हमेशा अधिक मात्रा में। कैसा? अधिक मात्रा में। तो बस ये समझना, ये इसकी वैल्यू मिनिमम है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू इन सॉल्यूशन नोन एज अ सॉल्वेंट, और मिनिमम वैल्यू इन सॉल्यूशन नोन एज अ सॉल्यूट। कुछ ना डरिए, मेहनत करते रहिए। ऐसा कुछ है वह नहीं यार एग्जाम में, बस पढ़िए अच्छे से। बना लिए इसको? ये बनाना, इसको साइड से फिट करो। जो कम मात्रा, यही पूछते हैं बस, और कुछ पूछेंगे नहीं वो। अभी अभी यही पढ़ो। मानसी, मानसी का रिसर्च क्वेश्चन कैसे आता है, मानसी पहले पढ़ लो तो बताते हैं।
इसको नोट करो, ऐसे लिखो। ठीक है। अब जो बिलियन आपको मिला, ये तीन तरह का है। कैसा है? तीन तरह का बिलियन मिलेगा आपको, जिनमें से सवाल बनेगा किससे? तीसरे वाले से। एक मिलता है जिसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड, क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा होता है सेचुरेटेड सोल्यूशन। और तीसरा होता है हाइपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अभी क्या है मामला इसका? इसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त। इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त। और इसे कहते हैं परासंतृप्त या अति संतृप्त। क्या बोलेंगे? यह है अति संतृप्त विलयन, यह है संतृप्त विलयन, और यह है असंतृप्त विलयन। बस यहां से जो सवाल बनेगा वो बने कहां से? वो बनेगा इस वाले से। मे बी, और पक्का नहीं है, मे बी सवाल बनता है कोलाइड से। अब इसके बाद जो टॉपिक है कोलाइड, वहां से क्वेश्चन बनेगा, तो वहां से हम लोग बातचीत कर लेंगे। अभी इसको देखिए। यहाँ पे कहानी ऐसी है, जो अनसेचुरेटेड है इसमें सॉल्यूट या विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा कम होती है। बात को समझ रहे हैं? जैसे मान के चलो, अब अपने घर में भाई कोई रिश्तेदार आया, और आपने, आपके घर में चीनी है नहीं, तो कैसा शरबत बनेगा? वो फीका शरबत बनेगा। बात को समझिए, लिखिएगा। जो वैल्यू सल्यूट की है वो कम होगी, यानी और अभी आप इसमें डाल सकते थे। अब हमारे घर में रिश्तेदार आए, पता चला घर में चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, 5 जने आके बैठ गए बिलाल इसका मुंह लेके। अब वहां से फोन, घर गाँव में देखो तो अक्सर पिताजी बाहर बैठे हुए कहते हैं शरबत बना लाओ। अब पता चला घरवा में चीनी है 200 ग्राम, और बैठे हैं 5 आदमी। तो क्या तरीका निकलेगा? तरीका ये निकलेगा, जितनी चीनी है डाल दो और पानी मिला दो, और उसके बाद ले जाओ। क्या ही कर सकते हैं भाई। तो रिश्तेदार को दोगे तो फीका शरबत रहेगा। और जैसे गिलास पिए, गांव में आदत है भैया और लीजिए, कहेगा भैया हाथ जोड़ रहे हैं, दोबारा ऐसा शरबत मत पिलाना, नहीं तो हम भाग जाएंगे उठ के। गाँव में देखो तो वो जो मट्ठा नहीं होता, जब कोई कार्यक्रम होता है तो इतना पानी मिला देते हैं उसमें, इतना पानी मिला देते हैं कि लगता ही नहीं कि मट्ठा है। वो कहता है कि मैं कब मट्ठा था, मैं तो भूल गया। आज बोलते हैं। तो ये जो फीका है, यानी कि सॉल्यूट की जो मात्रा कम होगी किसी सोल्यूशन में, बहुत ही कम होगी, और उसे मिला सकते हैं, तो वो कैसा होगा? वो अनसेचुरेटेड। कैसा हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। रिश्तेदार कोका कोला पा गए हैं, मार के भगाना आएंगे, तो ऐसे रिश्तेदार कोका कोला वाले शरबत तक समझा, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है रिश्तेदारों की। ठीक है। तो आपको पिलाओ अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर जो सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है ना, पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जो सफिशियंट अमाउंट है, उपलब्ध है, जितना मिलना चाहिए उतना मिल गया उसमें, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेचुरेटेड, संतृप्त। कोई सुनिए, आराम से पियो, मस्त भैया बैठो पियो। तो ऐसा पिला दोगे तो रिश्तेदार भाग भाग के आएगा, कहेगा रोज रोज पीने जाते हैं वहां पे, तो बहुत अच्छा शरबत मिलता है, कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या है? अब ऐसा है कि अब इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट सामान्य रूप से अब नहीं घुलेगा, सामान्य रूप में नहीं डिसॉल्व होगा, नहीं घुलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तापमान परिवर्तन करना पड़ेगा। तापमान परिवर्तन करके अधिक सॉल्यूट या अधिक विलायक घोला जाएगा।
अधिक विलायक घोला जाएगा। और आपने कभी देखा हो सीरा बनाते समय, कभी देखा भी है सीरा, गाँव में लड्डू बनाते हैं उसका, अरे हमारे गांव में भैया ढूंढी कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं, उसका बनता है मान के चलो चावल के, उसका आटे का, उसमें सीरा मिला के, पहले गौने वोने में चलता था, बहुत यूपी में खूब चलता है। अंदर में 5-5 10-10 रुपए का सिक्का डाल के बना के देते हैं गौनों में। तो उसमें घर के लड़के इसलिए उसको फोड़ते हैं कि अंदर में पैसा मिलता है, हमने भी किया कई बार ऐसा। तो ये जो सीरा बन रहा है ना, लड्डू बनाने वाला, ये सीरा कैसे बनेगा? आराम से भैया, एक ठो चढ़ जाएगी कड़ाही, इसमें मिला देंगे पानी, और इतना चीनी डालेंगे, खूब चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और नीचे से गरम कर देंगे। कभी भी सीरा ठंडा नहीं बनेगा ना, तो नीचे से गरम करेंगे, तो अब इसमें चीनी और मिल गई, मिल गई, और ये काफी गाढ़ा बन जाएगा। और जो गाढ़ा विलयन बना आपके सम्मुख, यही गाढ़ा विलयन या सीरा कैसा हो जाएगा? इसी कहेंगे हाइपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो याद रखिएगा कि कभी भी हाइपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, भैया तुम्हारा गौना नहीं हो, किसी को तो हुआ होगा, अगल बगल सामाजिक प्राणी हो कि नहीं हो, धरती पे अकेले पैदा हुए थे, गांव हम कोई परिचित नहीं रह गया है, अपना रोना शुरू कर दे, मेरा गौना ही नहीं हुआ है। जब होगा देखा जाएगा, नौकरी पाओगे तब तो होगा, ऐसी हो जाएगा, हल्का में लिए हो। तो समझ में, ये जो सीरा बन रहा है यानी गाढ़ा विलयन बना, जिसमें हमने तापमान बदल करके और ज्यादा सोलूट ऐड कर दिया, और ज्यादा सोलूट ऐड कर दिया, तो वो सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होगा? वो कहलाएगा हाइपर सेचुरेटेड। क्या कहलाएगा? हाइपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सब कुछ सही है? चलिए, तीनों समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है टॉपिक, वो है निलंबन या सस्पेंशन का। देखिए, निलंबन या सस्पेंशन, देखिए नंबर 2, निलंबन या सस्पेंशन, ये क्या है? तो अभी आपने पढ़ा कि सस्पेंशन एंड कोलाइड बोथ आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिएगा, यह एक विषमांग मिश्रण है। देखिए, यह एक विषमांग मिश्रण है या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, सॉरी मिक्सचर है। देखिएगा, सस्पेंशन इज सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस, हाँ चाशनी भी बोलते हैं, सीरा भी बोलते हैं, जैसे भी बोलना चाहो। देखिए, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस सोल्यूशन मिक्सचर। लिखिए, इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, लिखिए इसमें विलेय या सॉल्यूट के पार्टिकल, विलेय के कण या सॉल्यूट के पार्टिकल आंखों से स्पष्ट दिखते हैं, आंखों से स्पष्ट दिखते हैं, दिखते हैं। देखिए, इन्हें अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना? यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, वो नॉर्मली आइज से हमें दिख जाते हैं, या स्पष्ट तरीके से हम इनको सी करते हैं। तो लिखिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल हमें एक तरीके से नॉर्मली, विदाउट एनी सेपरेशन प्रोसेस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा केमिकल प्रोसेस, हमें नॉर्मली आई से दिखाई दे जाते हैं। इनके लिए हमें अलग से कोई ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है ना? तो ये बात ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर, देखिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो, जैसे गंदे नाले का पानी, गंदे नाले का पानी, जो सीवेज वाटर होते हैं, ये इतने ज़्यादा बड़े बड़े इनमें सॉल्यूट के पार्टिकल हैं कि जो पूरा दिखाई देते हैं। तो अब ये जो बड़े सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, वो इतने बड़े हैं कि इसमें आप इनको सोल्यूशन नहीं कह सकते। ये कैसे हैं? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए, और ये
सस्पेंशन क्या हो जाएंगे, सस्पेंशन कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो और, तो जैसे एयर एंड डस्ट पार्टिकल, वायु व धूल कण, है ना, एयर और डस्ट पार्टिकल, या और मैं कहूं तो चाक प्लस पानी का मिक्सचर, चाक और पानी का मिश्रण कैसा हो जाएगा ये निलंबन है। क्या है, निलंबन है, इसको नोट कीजिएगा, ये क्या है, निलंबन है। या मैं पानी और बालू मिला दूं, पानी प्लस बालू का मिक्सचर, मतलब आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाएं, बस इतना ही समझना है। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाएं तो आप इसे एकदम कसम खा कर दो कि द मिक्सचर नोन एज अ सस्पेंशन, द मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉट अ होमोजीनियस। बस उठाओ ऐसे देख लो, उसमें दिख जाए नॉर्मली नेक्ड आइज से, नंगी आंखों से दिख जाए, बस काम फाइनल है। चूने का घोल देख लीजिए, दिख रहा है तो कह दीजिए क्या है, ये सस्पेंशन है। अब मैं आपसे कहूं कि क्या दुधवा में ऐसा कुछ दिखता है? अब दुधवा ऐसे लीजिए तो आपका क्या दुधवा में कोई सॉल्यूट दिखता है? उत्तर नहीं दिखता, तो कैसे सस्पेंशन हो जाएगा? लेकिन दूध में आप उठा के देखो, सोचो तो क्या क्या है। दूध में भाई पानी भी है, दूध में कैल्शियम भी है, दूध में वसा भी है। तो इतना चीजें हैं तो वो बिलियन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वसा का अलग नेचर, पानी का अलग नेचर। तो आपने कहा कि सेम नेचर का है तो होमोजीनियस, और अपोजिट नेचर का है तो हेट्रोजीनियस। तो मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट क्या आपको उसमें फैट पार्टिकल्स नेक्ड आई से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं? उत्तर है नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दूध में भले ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट वो कभी सस्पेंशन नहीं है। कैसा होगा? वो होगा कोलाइड। क्या होगा? कोलाइड। तो यू नो दैट कोलाइड इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट we cannot recognize the solute particle in collide with naked eyes. But in case of the suspension, we can recognize solute particle with naked eyes. नंगी आंखों से हम सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स देख सकते हैं। समझना, सस्पेंशन एंड कोलाइड बोथ आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दोनों के दोनों हेट्रोजेनियस या विषमांगी मिश्रण है, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड इज द रिकॉग्निशन प्रोसेस ऑफ द नेक्ड आईज। नंगी आंखों से पहचानने की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि सस्पेंशन में आप नंगी आंखों से ये देख सकते हैं कि इसमें पार्टिकल्स कैसे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन कोलाइड में आप नेक्ड आईज से, अब एक खुनवा ले लें हाथ में, तो खुनवा में तो बहुत कुछ है ना, लेकिन आपको खून में खून ही दिख रहा है। लेकिन मामला यह है कि वो है हेट्रोजीनियस। क्या है? हेट्रोजीनियस है, तो कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन है हेट्रोजीनियस। तो उसको दिखाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, हमें डायलिसिस करनी होगी, अपोहन करना होगा, ऐसे मथनी से मथना पड़ेगा, खर 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 खर, तब जाके उसका जो मक्खनवा है ऊपर आता है। समझ रहे हो? अगर आप मथनी से मथोगे तो उसका मथते मथते मक्खन दूध अलग, और जबकि थे दोनों एक, अलग इसलिए हुए कि समान नेचर के नहीं थे। तो समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना कि सस्पेंशन और कोलाइड दोनों ही विषमांगी हैं, दोनों ही विषमांगी हैं। अंतर इतना है कि सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं, और कोलाइड में सॉल्यूट के पार्टिकल तुलनात्मक रूप में छोटे हैं और दिखते नहीं हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। ये हेडिंग कोलाइड। तो देखिए सस्पेंशन लिखा है ना, फ्लोर ऑफ वाटर लाइक अदर लिक्विड, सेक बेल, ऐसा लिखा होता है ना कि सेक बेल बिफोर यूज, ऐसा आपने देखा होगा तमाम तरह के उस पे लिखा होता है कि जैसे खांसी वांसी की बोतल लेके आओ, या भैया उसका ले आओ, मान के चलो कि टॉनिक, ताकत बढ़ाने का सिरप पूरप आता है, तो सब कोलाइडें हैं, है ना। चलिए, तो लिखा है ना मडी वाटर टेकन फ्रॉम द स्नैप, तो ये बात ध्यान रखना है। अगला है कोलाइड, तो लिखिए कोलाइड में लिखिएगा हेडिंग। ये कोलाइड भी एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण है, कोलाइड भी एक प्रकार के विषमांगी
मिश्रण है। लिखिए कोलाइड भी एक प्रकार का विषमांगी मिक्सचर है। कोलाइड भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। परंतु लिखिएगा बट, लिखिए परंतु इनमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्यूट के कण या पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तथा सामान्य आंखों से दिखते नहीं हैं, सामान्य आंखों से पहचान में नहीं आते, पहचान में नहीं आते। लिखिएगा, लिखिए सॉल्यूट पार्टिकल साइज, लिखिएगा लिखिएगा मिनिमम size of the solute particle and we cannot recognize solute particle with naked eyes। देखिए सॉल्यूट के कण बहुत छोटे होते हैं और इन्हें सामान्य आंखों से पहचानना संभव नहीं होता, सामान्य आंखों से पहचानना संभव नहीं होता। इसके लिए डायलिसिस या आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। लिखिएगा इसके लिए डायलिसिस या आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए डायलिसिस या आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए डायलिसिस या आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस या आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण डाल दीजिएगा, उदाहरण लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। मेरे पीछे बहुत से एग्जाम्पल हैं, लिखिए जैसे दूध, लिखिए दूध, लिखिए ब्लड यानी रक्त, लिखिए दूध ब्लड, लिखिएगा केक, केक दूध ब्लड रक्त केक। लिखिएगा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, लिखिएगा टूथपेस्ट। हाँ इसके बाद लिखिएगा सेंट या फॉग डिओडोरेंट आता है ना ऐसे छक 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 मारने वाला, हाँ वही। लिखिए टूथपेस्ट और सेंट या डिओडोरेंट या फॉग, टूथपेस्ट सेंट या डिओडोरेंट या फॉग। लिखिए ग्लू या गोंद, ग्लू या गोंद, कितने सारे याद हो जाएंगे, ग्लू या गोंद। लिखिएगा ग्लू या गोंद, ग्लू या गोंद, तो इतने सारे हो जाएंगे। अब लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, हमें यह समझना है कि कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, यहां से सवाल बनेगा। लिखिएगा अपनी कॉपी में टाइप ऑफ कोलाइड, भैया जो मथनिया समझते हो ना खल 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 खल, वही है डायलिसिस। आप मोहन मोटा मोटा इतना ही जान लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मथनी से मथ लो और उससे जब निकल आए वही कहानी है, ठीक है। तो अब लिखिएगा टाइप ऑफ कोलाइड, यहां से सवाल बनेगा, इसको स्टार लगा लेना भाई, जहां से बता रहा हूं वहां से सवाल बनता है तो वहीं से करना है आपको, ठीक। मेजर डिफरेंस पता चला, वो ध्यान रखना, वहां से सवाल बनेगा। अब ये सवाल का तरीका आ रहा है। लिखिएगा टाइप ऑफ कोलाइड, लिखिए नंबर 1 इमल्सन या सॉलिड इमल्सन, दोनों समझते हैं। लिखिएगा इमल्सन या सॉलिड इमल्सन। बेसिकली ध्यान देना इसमें भी विलेय विलायक हैं, लेकिन इसका जो विलेय है और विलायक है दोनों अपोजिट नेचर के रहेंगे, समझ गए ना। लिखिए नंबर 1, लिखिए नंबर 1 इमल्सन, इसे हिंदी में कहते हैं पायस। लिखिए नंबर 1 इमल्सन या पायस। लिखिएगा, लिखिए पायस में लिखिएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में होते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में होते हैं। इमल्सन डाल दीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा, लिखिएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर इन लिक्विड फेज। देखिए विलेय और विलायक दोनों, विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। अब एग्जाम्पल डाल देना, ढेर सारे उदाहरण है अपने पास। लिखिए नंबर 1 लिखिए दूध, लिखिए नंबर 1 दूध। नंबर 2 लिखिए मॉइस्चराइजर, ऐसे जो ठंडों में भी लगाते हो ना ऐसे क्रीमियां जो आती है उसको मॉइस्चराइजर कहते हैं। लिखिए मॉइस्चराइजर। लिखिए इसके बाद बटर, लिखिएगा बटर। लिखिए इसके बाद
मायोनीज, एक तो भैया मायोनीज आती है आजकल, उसमें जो पिज उसका क्या बोलते हैं भाई वो, अरे नकियत बेचते हैं ना वो, जब नेपाल के लोग, नाम ही नहीं याद आ रहा, मोमोज, हाँ मोमोज के साथ जो सफेद की चटनियाँ देते हैं उसको मायोनीज बोलते हैं। खैर थोड़ा और चटनी दे दो तो वो बेसिकली पायस में आएगा, इमल्सन में आएगा, तो लिखिएगा, है ना। तो बस अंतर इतना है कि जो लिक्विड में होगा वो लिक्विड इमल्सन होगा, और जो ठोस में, जैसे कि अभी ये बटर है ठोस में आ रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो ठोस, हाँ मोमोज, हाँ मोमोज कहते हैं। तो जो ठोस में आएगा वो ठोस इमल्सन होगा, और जो लिक्विड में आएगा वो लिक्विड इमल्सन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लिखिएगा सॉल और सॉलिड सॉल। लिखिए अगला जो कोलाइड है उसको बोलते हैं सॉल, क्या बोलते हैं, सॉल या ठोस सॉल, सॉल या ठोस सॉल, लिखिए सॉल या ठोस सॉल। लिखिए विलेय ठोस अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में, लिखिएगा विलेय ठोस अवस्था में। हाँ मैग्मा भी इसी में आएगा, एक और एग्जांपल डाल देना भाई, मैं भूल गया, मैग्मा बोल रहे हैं भाई साहब, मैग्मा भी आता है इमल्सन में। लिखिए सॉल या ठोस सॉल, लिखिएगा इसमें सॉल में लिखिएगा, लिखिए विलेय ठोस अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में, विलेय ठोस अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर नोट कर लेना, जो सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉल्यूट है सॉलिड फेज में, और जो सॉल्वेंट है क्या है, सॉल्वेंट है ये द्रव अवस्था में, कैसा है, लिक्विड फेज में। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। सर जी इतनी गहराई मत पढ़ाइए, अब पी के भैया आपके कहने से थोड़ी हम जाएंगे, सोचेंगे, हमारे व्यक्तिगत जो व्यवस्था है उसको हम ध्यान में रखेंगे ना। अब आप मुझे जिस दिन बताना शुरू कर दो कितनी गहराई में जाएं, कितनी ऊंचाई में जाएं, तो फिर हमारा हो भी था, कल्याण हो गया मेरा। तो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, हम मास्टर है ना, हमारी बात माना करो, है ना, हम भगवान है। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लगाओ पान, गुरु गोविंद, तो गुरु गुड़ो पकड़ लो, तो हम गुरु में ध्यान देना, हल्के मत लेना, ठीक। अभी घबराओ नहीं, इतना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, विलेय क्या है, सॉल में, विलेय ठोस अवस्था में, और विलायक किस अवस्था में, द्रव अवस्था में होगा। और इसमें बड़ा शांत उदाहरण, बढ़िया एग्जांपल आता है, लिखिएगा जल में सल्फर का विलयन, लिखिए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सल्फर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सल्फर, लिखिए जल में सल्फर का मिक्सचर, 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 ठीक है ना, याद हो जाएगा, जल में सल्फर का मिक्सचर। अब अगला एक और पूछता है फोम और सॉलिड फोम, तीसरा लिखिएगा एग्जांपल, लिखिए फोम एंड सॉलिड फोम। इसको देखा होगा कभी, ऐसा आता है ना गत्ता में भैया भर के, इसको ऐसे दबाने में अच्छा लगता है ऐसा कुछ, हाँ जलाओ बहुत तेज जल जाता है, ये वास्तव में पॉलीस्टाइरीन फोम होता है। तो ये एक फोम है, क्या है, फोम है अपने तरीके से। ठीक है, देखो मैं मजाक मजाक में ही डांट देता हूँ, मेरे डांटने के तरीके बड़े मिनरल टाइप के हैं, हमारे घर वाले लड़के डरते नहीं, कहते हैं एक बार और डांट के दिखाओ, हिम्मत हो तो डांटो। तो ऐसी कहानी है, पढ़ते रहो, है ना। तो क्या लिखा आपने, फोम एंड सॉलिड फोम, ये क्या है, ध्यान देना, लिखिएगा इसे बोलते हैं फेन, ठोस फेन, या फेन बोलते हैं, लिखिएगा, लिखिए विलायक ठोस होगा और विलेय गैस हो, क्या होगा, लिखिए विलायक ठोस, विलायक कैसा होगा, ठोस होगा, और प्लस में विलेय क्या हो जाएगा, गैस, विलेय गैस। तो इसमें देखो ना, इसमें जगह जगह पे क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है ना। एक ठो ईंटा आता है झावा ईंटा, आपने देखा होगा, झावा ईंटा आता है, झावा ब्रेक बोलते हैं इसको। तो ये भैया काफी ज्यादा इसमें ऐसे बबल्स भरे होते हैं, तो ये सॉलिड है, और सॉलिड में क्या हुआ, बबल्स क्या हुआ, एयर हो गया। तो दो एग्जांपल हैं, एक तो फोम है, स्टेराइन फोम, पॉलीस्टराइन फोम, है ना, तो लिख लीजिएगा पॉलीस्टराइन फोम, और दूसरा क्या है, झावा ईंटा, क्या है, झावा ईंटा है। तो झावा ब्रेक बोलते हैं। आप देखिए बहुत ज्यादा जब वो आग में पड़ जाता है ना, तो कुछ लोग तो ठंडियां भैया वो माइल छुड़ाते हैं, उससे ऐसे रगड़ते हैं गाँव में, तो वो जो हल्का सा नीला नीला कलर का ईंटा होता है उसमें जगह जगह बबल्स भर जाते हैं। तो ये बात ध्यान देना, बबल्स में एयर है और ईंटा ठोस है, तो क्या कहलाएगा, फोम, कैसा, सॉलिड। तो ये नॉर्मल फोम है जो आपके सामने है, जो गत्ते में भरा जाता है, और जो ऊपर आपको दिख रहा है झावा ईंट, वो सॉलिड फॉर्म है, क्या है, सॉलिड फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखना, याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि भूलने के चांस इसमें है मैं नहीं ज्यादा, तो बस इसको याद रखिएगा।
एक हमारे पास लिस्ट है, और लिस्ट इसलिए है कि आपको ये नोट कर लेना है कहीं पर, है ना। और कैसे नोट करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है डिस्पर्सिंग मीडियम और ये है डिस्पर्स सब्सटेंस, है ना। तो जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो है सॉल्वेंट। क्या है ये सॉल्वेंट है। और ये सॉल्यूट है। क्या है ये सॉल्यूट है, यानी बिले हैं। और आपको मिल क्या रहा है वो ध्यान देना। तो एरोसोल है, एरोसोल में क्या है, गैस सॉल्वेंट होगा और लिक्विड इसमें सॉल्यूट होगा। और क्या क्या है एग्जांपल, फोग है और एरोसोल स्प्रे है। दूसरा एरोसोल एक और आता है, इसमें गैस सॉल्वेंट होता है और सॉलिड इसमें सॉल्यूट होता है। वो क्या है, स्मोक है और एयरबर्न जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा फोम है, तो आपने फोम भी पढ़ा ही। फिर एमल्सन है, तो इसमें लिक्विड और लिक्विड दोनों मीडियम लिक्विड होंगे। मिल्क और मायोनीज का एग्जांपल आ जाएगा। फिर ध्यान देना, सॉल्वेंट में लिक्विड है और सॉल्यूट में सॉलिड है, ये सॉल होता है, अभी हमने पढ़ा। पेंट है और जेलेटिन है, क्लेज है। सॉल्वेंट में सॉलिड है और सॉल्यूट में गैस है, इसको हम सॉलिड फोम कहते हैं। अभी हमने मार्शमैलो पढ़ा और स्टेरिन फोम पढ़ा। सॉल्वेंट में सॉलिड है और सॉल्यूट में लिक्विड है, ये सॉलिड एमल्सन कहलाएगा, बटर और चीज के तौर पर याद हुआ। और सॉलिड है और सॉल्वेंट में और सॉल्यूट में भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड सॉलिड है। रूबी ग्लास हो गया। और मिश्र धातु भी इसी में आती है, मिश्र धातु भी इसी में आती है, जैसे स्टील। तो ये क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल। क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल कहलाएगा। तो ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट को याद रखिएगा, यहां से सवाल बनने के चांस होते हैं। उम्मीद है आप इसे कवर कर पाएंगे, है ना। हाँ, खापड़ा कहते हैं गांव में, बहुत सही याद करा, बहुत सब जानकार हो तुम लोग यार, है ना। खपड़ेल घर होते हैं ना गाँव में, तो अभी भी है, हमारा तो है यार गांव में अभी खपड़ेल घर कुछ है। तो अरे हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में लिख लो, ज्यादा हिंदी के चक्कर मत पड़ो भाई। याद हो जाएगा ना, इसको याद करके आना घर, यहीं से सवाल बनेगा। वो बनेगा तो फिट कर लेना। वो पीछे वाले जो थे वो तो एक बेस थे, आपको बेसिक समझाने के लिए। सवाल यहीं से बनता है और उम्मीद है कवर कर लेंगे इसे आप। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है कवर करेंगे। करना ये कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें समझ में आई हैं आपको। और अगला जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण। क्या है, तीसरा पाठ आ गया। देखो कितने शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए नंबर 1, पाठ 3, क्या लिखिएगा अपनी कॉपी में, पाठ 3, लेसन 3। और नाम क्या है लेसन का, तो ये रमेश है, बता रहे हैं भाई क्या क्या पढ़ना है। तो हो जाएगा एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। क्या हो जाएगा, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। हाँ, आज ही करवा रहे हैं, चिंता काहे कर रहे हो। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। तो आपने देखा होगा, जैसे आपने कभी नाम सुना HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने नाम सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NOH। आपने नाम सुना नमक का NaCl। तो वास्तव में जो आपके सामने है वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है तो H+ देगा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तोड़ा गया तो क्या दिया, OH-। क्या दिया, OH-। और ये दोनों मिलकर के बनाया Na+ और Cl-। तो अपने पास 3 टॉपिक हैं इसमें, एक तो एसिड है, दूसरा बेस है और तीसरा साल्ट है। आइए फटाफट तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। लिखिए नंबर 1, अम्ल और उसका परिचय। लिखिएगा हेडिंग, एसिड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड। एसिड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो एक अम्ल का परिचय लीजिएगा। अम्ल का परिचय क्या है, कभी सिरका खाए हो, कहेंगे हाँ हम खाए हैं, खट्टा खट्टा लगता है, तो खट्टा स्वाद मिलेगा तो अम्ल है, और कड़वा स्वाद मिलेगा तो क्षार है, और नमकीन नमकीन लगभग मिल जाएगा तो नमक है। और नमक वो क्या है, उस बेस ही तो वो है साल्ट। तो खट्टा जो स्वाद होगा, ऐसे ये वाला स्वाद आता है ना, ऐसे जब जीभिया से टकटका देते हैं एकदम से मजा आ जाता है। तो अम्ल, इमली खट्टी मीठी बेर और ई की खेत में घुस गया शेर। तुम पढ़े हो कभी,
हाँ, तो इमली खट्टी और मीठा बेर, और दोनों में क्या है, लगभग खट्टा मीठा स्वाद। तो खट्टा मीठा स्वाद तो अम्ल होगा, ये क्या देगा, H+आयन। तो लिखिए परिचय, देखिएगा पहला परिचय लिखिए, लिखिएगा जल में घुलने पर डिजोल्व इन वाटर गिव H+आयन। लिखिएगा जल में घुलने पर H+आयन प्रदान करते हैं, आयन प्रदान करते हैं, H+आयन प्रदान करते हैं, पहला बात लिखिए, है ना। दूसरी बात, इनका अगर टेस्ट आप देखेंगे कैसा हो जाएगा, खट्टा, कैसा, खट्टा स्वाद है। तो लिखिएगा खट्टा इनका स्वाद है, लिखिएगा खट्टा स्वाद है। दूसरा, इनका पीएच मान हमेशा 7 से नीचे रहेगा, क्या रहेगा, पीएच कैसा रहेगा, 7 से कम हमेशा। ये बात आपको पता ही है, इसमें कोई नया बात तो नहीं है। लिखिएगा पीएच मान 7 से कम है, इसे ध्यान दीजिएगा। लिटमस पेपर को ये क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, है ना, पढ़ा होगा ये भी बात। तो चौथी बात लिखिएगा, लिखिएगा जो लिटमस पेपर है ना, ये किससे बनता है, लाइकेन से बनता है ना लिटमस पेपर। एक लाइकेन होता है, उसका नाम है रोजेला लाइकेन, तो इससे बनता है। इसको रेड कलर में, किस कलर में देगा, लाल। तो ये भी आपने कहीं ना कहीं याद किया होगा, अम्ल है तो ला, ला से लाल, ठीक। हल्दी और लाल लिटमस पर इसका कोनो प्रभाव नहीं पड़ता, नोट डाल दीजिएगा। आप अगर हल्दी व लाल कलर का लिटमस लेंगे, लाल लिटमस लेंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नो इफेक्ट ऑफ एसिड, नो इफेक्ट ऑफ एसिड किस पर, तो जवाब हो जाएगा, क्योंकि हल्दी भी एक तरीके से इंडिकेटर है ना, लेकिन हल्दी में साबुन मिलाओगे तब जाके वो लाल होती है। तो हल्दी पर और लाल लिटमस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है, याद रखना। उसके नीचे स्टार बना के लिखिएगा, हल्दी और लाल लिटमस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो क्या क्या हुआ, पर ध्यान देना, H+आयन प्रदान किया। दूसरा सिम्टम, स्वाद में खट्टा है। तीसरा, पीएच मान 7 से कम है। चौथा, लिटमस पेपर को कौन से, नीले को लाल करेगा, कैसा, नीले को लाल करेगा, लेकिन ललकने लिटमस पर कोनो प्रभाव नहीं डालेगा, हल्दी पे कोनो प्रभाव नहीं डालेगा। कई बार सवाल आता है कि इसका जो क्रम है वो कैसा होता है, कौन सा ज्यादा पावरफुल अम्ल और कौन सा कमजोर अम्ल, इसको आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्रम मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे याद रखिएगा। क्रम ये है कि सबसे पावरफुल जो अम्ल है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या है, फिर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और फिर है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद है HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या बोलेंगे, HNO3 या नाइट्रिक एसिड। इसके बाद है H2SO4, क्या है, H2SO4। इसके बाद है CH3COOH। तो ये क्रम है, इस क्रम को याद रखिएगा। इस क्रम को याद रखने का तरीका यह है कि अम्ल जो है घटता क्रम है, क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या घटता क्रम है क्षमता के हिसाब से, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। और अभी आपकी नजर में ये सबसे प्रबल अम्ल है, क्या है, सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। और ये है ब्रोमाइड, और ये है क्लोराइड, ये है नाइट्रिक एसिड, क्या कहलाएगा, नाइट्रिक एसिड कहलाएगा, याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। और ये है सल्फ्यूरिक, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। और ये है एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल है। और ये बेचारा दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए हम खा लेते हैं इसे, क्या है ये लगभग लगभग दुर्बल अम्ल माना जाता है, इसलिए इसे हम भोजन में शामिल कर लेते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, है ना, भोजन में शामिल कर लेते हैं। प्रिंटेड नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं, परेशान हो जाओगे। जो नोट्स बनाए वही पढ़ते रहो। इसे हम अम्लों की रानी कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, याद रहेगा ना ये क्रम, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होगा। अब लिखिएगा,
प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। यहां से सवाल बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, हमें बुलाए नहीं मोदी तो मैं कहाँ जाऊंगा। वीआईपी लोगों को बुलाए, हम उतने वीआईपी अभी हुए नहीं। जब होंगे तो देखा जाएगा। हम और 22 के बाद चले जाएंगे, क्या करना है, हम तो वहीं रहते हैं। मंदिर मंदिर कण मंदिर सब पता है हमें, कहाँ से कौन सा मंदिर बन रहा है। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कौतूहल का विषय नहीं है। तो हालांकि अच्छी बात है, परंतु मैं फिर भी स्पष्ट कर दूं कि हमारी श्रद्धा हमारे घर तक है और हमारा मत हमारे घर तक है। मैं अध्यापक हूँ और मैं बहुत ही न्यूट्रल व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि हम हमारे सामने हमारे जो छात्र हैं वो भी न्यूट्रल ही होंगे। HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड उदय, और हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। यार थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, ध्यान देना। ये अम्लों का राजा है, रानी नहीं। क्या है ये? अम्लों का राजा है। अम्लों की रानी ये है। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सही कर लेना। HNO3 राजा है और H2SO4 रानी है, क्लियर कर लेना। अब लिखिएगा नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखिए पहली हेडिंग लिखिएगा, प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। लिखिएगा इंपॉर्टेंट एसिड और नेचुरल सोर्स। इंपॉर्टेंट एसिड और नेचुरल सोर्स। इंपॉर्टेंट एसिड और उसके नेचुरल सोर्स, है ना। तो इंपॉर्टेंट एसिड और उसके नेचुरल सोर्स, एक एक करके हम हर एसिड और हर नेचुरल सोर्स पर चर्चा फटाफट कर लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं और आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए तो बेहतरीन होगा, है ना। अच्छा आपको बुलावा आया है? हाँ तो आप जाना यार, बढ़िया है, शानदार है, बहुत से लोग जाएंगे वहाँ पर, बहुत कुछ सीखने की मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, खैर। देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कहाँ होता है, एक बार नजर डालो। लिखिएगा हमारे ये स्टमक में, कहाँ होगा? स्टमक में होता है, पेट में। पाचन तंत्र पढ़ते समय मैंने बताया है। देखिए हमारे स्टमक में होता है और हमारे भोजन के फूड डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। मैं ऐसे 1 to 1 लिखता रहूंगा, आप भी ये लिखते रहिएगा। देखिए HCl कहाँ होते हैं? स्टमक में होते हैं और फूड डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बाद लिखिएगा नाइट्रिक एसिड, इनका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। कहाँ पर? फोटोग्राफी में होता है। और दूसरा, मेटल पर डिजाइन बनाते हैं, धातु पर नक्काशी। दूसरा काम क्या है? मेटल पर डिजाइन बनाना या धातु पर नक्काशी करने के लिए। लिखिएगा मेटल डिजाइन बनाने के लिए या धातु पर नक्काशी करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक एसिड का। तो फटाफट लिखिएगा। लिखिएगा कहाँ कहाँ हो रहा है? फोटोग्राफी में हो रहा है और धातु की नक्काशी करने के लिए हो रहा है। इसके बाद लिखिएगा ऑक्जेलिक एसिड। लिखिएगा ऑक्जेलिक एसिड। और ये क्या है? ये बहुत बड़े, अगर मान के स्टैन है, धब्बा है, तो उसको छुड़ाने के लिए। लिखिएगा धब्बा, कपड़े पर अगर कोई धब्बा लगा है ना, तो उसको साफ करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, या बड़ा कोई धब्बा स्टैन आ गया बहुत ज्यादा, तो उसको साफ करने के लिए काम हो रहा है। ठीक है ना, उसको साफ करने के लिए काम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तीनों लिख लीजिएगा। कल से हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि अपन लोग 1.5 घंटा काम करते रहेंगे, तो ये लगभग 7-8 दिन में फाइनल हो जाएगा, है ना। तो लगभग लगभग मान के चलना कि आज आपको लग रहा है कि आज ही मास्टर वो एकदम हौंक दिया है, खींच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत छोटे टॉपिक हैं और जितना मैं बता रहा हूँ उतने से ही काम बनेगा। तो ऐसे ही कवर कर लेना। और कल हम और इसके आगे बढ़ते, तो कल का जो चैप्टर होगा वो एक तो एसिड बेस साल्ट हो जाएगा, यानी कल हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री लगभग फाइनल कर लेंगे अपनी, है ना। तो ऐसे ही कवर कर लेना। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना तो पढ़ के ही जाना। ये बहुत ही कंफर्म है और बहुत ही सटीक मैटर है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। 1.5 घंटे हम लोग रोज मिलते रहेंगे, तो कल भी 8 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।